हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, उत्तराखंड सिविल जज की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है तो उसका ये टेस्ट नंबर 5 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 13 मार्च में होने वाले उत्तराखंड सिविल जज एग्ज़ाम के लिए ना। तो इसलिए हम ये जो टेस्ट पेपर है 5 नंबर वाला, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ओके, और इसके अलावा ये देखिए वीडियो है, ठीक है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ तो आप टारगेट फॉर आईक्यू को जो पब्लिक चैनल है उसे ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद में जो नंबर दिया हुआ है हमारा 7500110314, इस पर कांटेक्ट कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल दी गई हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम के लिए है भाई, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ जाएगा आई थिंक। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपराध का सामान्य एक आवश्यक तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है जरूरी किसी ऑफेंस के लिए। तो क्या होगा, आपराधिक कृत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक आपराधिक काम होना चाहिए कोई। सेकंड है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 क्या करती है। तो ये क्या है कि ये मात्र साक्ष्य का एक नियम है, ये कोई मुख्य अपराध गठन नहीं करती है, केवल साक्ष्य का नियम है, ठीक है। और 149 की अगर बात करें, सेक्शन 149 जो उद्देश्य की बात करती है, तो वो क्या है, एक मुख्य अपराध का गठन करती है, ठीक है, सामान्य उद्देश्य वाला। नेक्स्ट है, सजा का कौन लघुकरण कर सकता है। तो आईपीसी के अंतर्गत सजा का लघुकरण कौन कर सकता है, तो समुचित सरकार जो होगी तो वो क्या कर सकती है, सजा का लघुकरण कर सकती है। नेक्स्ट है, एक श्रमिक छत पर से चेतावनी देने के साथ बर्फ नीचे फेंक रहा है, एक राहगीर बर्फ के आघात से मर जाता है। श्रमिक क्या होगा, दोषी नहीं होगा क्योंकि मौत दुर्घटनावश थी। आप सेक्शन कमेंट बॉक्स करके बताएंगे, मेंशन करेंगे कि कौन सा सेक्शन बात करता है इस वाले इलस्ट्रेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या एक स्कूल शिक्षक है जो अनुशासन कायम रखने के लिए 11 वर्ष से एक छात्र को मामूली दंड देता है। इस मामले में क्या स्कूल का जो शिक्षक है उसे कोई बचाव मिलेगा। तो हाँ भाई, बिल्कुल बचाव मिलेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अंतर्गत बचाव का दावा करने का वो अधिकारी होगा। नेक्स्ट है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है। जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो रक्षा का अधिकार है, ना कि बदला लेने का अधिकार, ठीक है। उसमें केवल अपने शरीर की या किसी अन्य के शरीर की रक्षा की जाएगी, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में अपराध अपूर्ण होता है। तो इनकोहेंट ऑफेंस आपने सुने होंगे। तो इनकोहेंट ऑफेंस कौन कौन से होते हैं, मतलब जिसमें कि अपराध पूरा नहीं होता है, अपूर्ण अपराध होता है। तो कौन कौन से होते हैं, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयास। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र जो है वो दंडनीय है। तो 121 कै। नेक्स्ट है, घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय है। तो भाई, घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता की धारा में किस में दंडनीय की बात कर रहा है, पूछ रहा है वो कि किस धारा में दंडनीय है। तो ये होगा 146 में, और बलवा करना 146 में है, 147 में उसके लिए दंड, और घातक आयुधों से सुसज्जित होकर के बारे में 148 में। नेक्स्ट है, दंगे के अपराध के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है। तो 2 व्यक्ति होने चाहिए, लोक स्थान पर लड़ने होने चाहिए, और वहां की शांति भंग करनी चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लोक स्थान पर वो दोनों लड़े, क्लियर। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत मां के गर्भ में किसी संतान की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं होता है। तो कौन सा इलस्ट्रेशन है, 299 का जो इलस्ट्रेशन स्पष्टीकरण 3 है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 304 कै को जोड़ा गया है। तो धारा 304 कै किसकी बात करता है भाई, ये बात करता है दहेज, किसकी बात करता है, ये बात करता है, जस्ट वेट, जो 304A है तो ये किसकी बात करता है, उपेक्षा द्वारा नेग्लिजेंस के द्वारा मृत्यु कारित करना है ना। और जो 304B है वो बात करता है दहेज मृत्यु की। ओके, तो ये कब जोड़ा गया था, पूछ रहा है कि जोड़ा कब गया था। तो इसका आंसर होगा 1870 में। कब जोड़ा गया था, 1870 में जोड़ा गया था।
ओके, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है कि ऐसे मामले को स्पष्ट कीजिए जिसमें वास्तव में किए गए किसी अपराध को दंडित नहीं किया जा सकता है। तो भाई अगर आत्महत्या कोई व्यक्ति कर लेगा तो उसे तो फिर कैसे पनिशमेंट दे नहीं सकते हैं, तो आंसर होगा C3। कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति से कोर्ट की जमानत पेश करने के बाद भी गिरफ्तार कर लॉकअप में निरुद्ध करता है। पुलिस अधिकारी किस अपराध का दोषी है, तो वो उसका क्या कर रहा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा है, मतलब सदोष परिरोध कर रहा है। नेक्स्ट है कि किसी महिला से यौन सुख की मांग अथवा अनुरोध करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, तो ये है भाई 354A में। ठीक है, आंसर होगा हमारा 1। फिर है निम्नलिखित में से क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निरंतरता का अपराध है, तो अपहरण को जो अपराध होता है वो कंटिन्यूअस चलने वाला अपराध होता है। नेक्स्ट है चोरी किसके विरुद्ध होती है, तो आप सभी को पता होगा चोरी केवल जंगम संपत्ति के विरुद्ध होती है, तो आंसर होगा हमारा 3। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या चेक को गिराकर पकड़ लेता है और धोखे से चेक की सहमति के बिना उसका धन और आभूषण उसके वस्त्र से निकाल लेता है, क्या किस अपराध का दोषी है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या चेक को गिराकर पकड़ रहा है और धोखे से चेक की सहमति के बिना उसके धन और आभूषण उसके वस्त्र से निकाल रहा है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो लूट कर रहा है उसके साथ में, है ना, क्योंकि हिंसा चोरी के साथ क्या हो रही है, हिंसा हो रही है, तो वो क्या है, लूट है। और लूट में क्या, या तो चोरी होनी चाहिए और या उद्दीपन होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे किसी मृतक के शरीर से गैरकानूनी ढंग से आभूषण उतारना क्या होता है, तो भाई अगर किसी मृतक के शरीर से गैरकानूनी ढंग से हम आभूषण उतारेंगे तो ये कौन सा ऑफेंस होगा, ये ऑफेंस होगा आपराधिक दुर्नियोग का और सेक्शन 404 में पनिशेबल है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा क्रूरता को परिभाषित करती है, तो क्रूरता की जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है 498A में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या मानहानि का अपवाद है, तो लोक कल्याण के लिए सत्य का लांछन लगाए, लोक सेवकों के सार्वजनिक आचरण, साहित्यिक आलोचना और उपरोक्त सभी, ये सारे एक्सेप्शन मानहानि के एक्सेप्शन है, अपवाद है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा 511 के प्रयास है तो अपरिज्य होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 किस प्रयास है तो अपरिज्य होती है, तो ये कौन सा अपराध है, ये जो अपराध है वो अपराध होगा भाई हमारा हत्या का। ठीक है, क्योंकि हत्या के लिए अलग से स्पेसिफाइड कर दिया है सेक्शन 307, है ना, तो 511 अलग है। फिर है किसी अपराध को करने का प्रयास अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अवधि के कितने हिस्से द्वारा दंडनीय होता है, कि भाई किसी अपराध को करने का अगर किसी ने प्रयास किया है तो कितने दंड से दंडनीय होगा, तो वो होगा आधे दंड से दंडनीय। क्लियर। नेक्स्ट है आजीवन कारावास से अन्य कारावास से अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो धारा 511 में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अपराध सर्वोच्च न्यायालय के अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य के मामले से संबंधित है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 511 और 420 का अपराध। नेक्स्ट है देखिए आईपीसी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब है जमानती अपराध से आशय क्या है। जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस की सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी होगी, कहाँ दिया गया है, तो हमारे जो क्लोज है सीआरपीसी का उसमें दिया गया है 2A में। ठीक है, क्लियर है। तो कौन सा अपराध होता है, जमानती अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि के अधीन जमानती घोषित किया गया हो, तो वो अपराध क्या होगा, बेलेबल ऑफेंस होगा, और बाकी जो ऑफेंस हो गए वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जांच संपन्न की जाती है, तो जांच किसके द्वारा की जाती है, जांच मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा की जाएगी, और इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की जाएगी, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2P के दिन लोक अभियोजक का अर्थ क्या होता है तथा इसमें कौन शामिल होते हैं, तो लोक अभियोजक जो होंगे वो धारा 24 के दिन कोई व्यक्ति होगा और लोक अभियोजक के निर्देश के दिन कार्यरत कोई भी व्यक्ति होगा, 1 और 2 दोनों होंगे। नेक्स्ट है नवीन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता क्या है, तो न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया गया है किससे, कार्यपालिका से, ये सबसे ज्यादा विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे एक विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए कितने वर्षों का अनुभव वांछित है, तो 10 साल का कम से कम भाई क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट है
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के दिन द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट सजा पारित कर सकता है। तो कितनी सजा देगा? 1 साल तक की सजा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकते हैं। ठीक है, आंसर होगा हमारा ए। और अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। और सीजेएम की बात करें तो 7 साल तक की सजा और जुर्माना। इसके बाद में सेशन जज या एडिशनल सेशन जज की बात करते हैं तो वो मृत्यु दंड तक दे सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन होगी। और अगर असिस्टेंट सेशन जज की बात करते हैं तो वो 10 साल तक की सजा देंगे। ठीक है, और जुर्माना कितना भी दे सकते हैं। और इसके बाद में हाई कोर्ट कोई भी विधि द्वारा प्राधिकृत सजा दे सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या एक मजिस्ट्रेट है प्रातः भ्रमण के दौरान उसकी उपस्थिति में एक हत्या की जाती है, क्या वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है? बिल्कुल, अगर उसकी स्थानीय अधिकारिता में अगर वो व्यक्ति अपराध करता है तो बिल्कुल उसे गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, आंसर होगा हमारा हाँ। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समन की प्रतिस्थापित तामील की जा सकती है। तो कैसे करेंगे? घर पर समन चिपका करके समन क्या करेंगे? उसके घर के सामने चिपका देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, ट्रांजिट रिमांड क्या होती है? तो ट्रांजिट रिमांड आप अच्छे से अगर याद करना है तो आप एक केस है उत्तर प्रदेश का ही, बड़ा फेमस केस है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, जिसमें मध्य प्रदेश के में महाकाल उज्जैन में वो व्यक्ति पाया गया था और इसके बाद में उसे लेके आया गया था। जब उसकी गाड़ी पलट गई तो वही ट्रांजिट रिमांड वाला प्रोविज़न है। दुबे वाला है ना, जो दुबे था, तो वो जो है वो ट्रांजिट रिमांड का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ट्रांजिट रिमांड समझ गए होंगे आप, पुलिस द्वारा किसी अभियुक्त को एक से दूसरे राज्य में ले जाया जाना ही क्या होता है? ट्रांजिट रिमांड होती है। विकास दुबे को याद कर लीजिएगा, हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट है, किस अपराध के लिए एक दोषी व्यक्ति से प्रशांति कायम रखने है तो एक बंधपत्र निष्पादित करने है तो कहा जा सकता है? जब वो क्या कर रहा है? विधि विरुद्ध जमाव कर रहा है, दंगा कर रहा है, आपराधिक का वित्रास कर रहा है, उपरोक्त सभी कर रहा है, तो इनमें से कोई भी है ना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता है? तो कोई ऐसी पत्नी जो जारता की दशा में रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, पारस्परिक सहमति से अलग रहती है या विदाउट कॉज के अलग रहती है, तो वो अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। तो दोनों 1 और 2 दोनों इसका आंसर होगा। भरण पोषण के आदेश के परिवर्तन को दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में शामिल किया गया है? तो भाई 128 में। 125 बात करता है भरण पोषण की, 26 बात करता है प्रक्रिया की, 27 बात करता है कि इसमें चेंज हो सकता है भरण पोषण की रकम में, और 128 बात करता है कि उसका इन्फोर्समेंट कैसे कराया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत पारित आदेश 2 महीने तक लागू रहेगा, किंतु राज्य सरकार के द्वारा इसे किस अधिकतम अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है? तो 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें कि जो 2 महीने हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, किसी असंज्ञेय अपराध में अन्वेषण की अनुमति किसके द्वारा दी जाएगी? तो कौन है भाई बात पर विचारण करने वाला? तो विचारण के सुपुर्द करने का अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा असंज्ञेय अपराध के लिए इन्वेस्टिगेशन करने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट है, अन्वेषण के दौरान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस द्वारा लिपिबद्ध कथन है ना, तो केवल साक्ष्य की संपुष्टि के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, विरोधाभास करने हैं तो प्रयुक्त किए जा सकते हैं, विचारण के दौरान किसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहता है प्रोविजन, क्या है कि केवल साक्ष्य की साक्ष्य के विरोधाभास साबित करने हैं तो प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, जब किसी विचारण का संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 से हो तो ज्यादा संभव ऐसा विचारण कितने दिनों में पूरा कर लेना चाहिए? तो जब 376 की बात चल रही है तो भाई विचारण को आपको कितने 2 माह में, सॉरी यहाँ पर बात होगी इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो 2 महीने में पूरा कर लेना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है, कौन सुमेलित है? तो संज्ञेय अपराध की सूचना बिल्कुल FIR 154 में। साक्षी की उपस्थिति होने का आदेश देने के पुलिस अधिकारी को अधिकार है 161 में, ये गलत है। पुलिस द्वारा तलाशी 166, ये भी गलत है। तो संज्ञेय अपराध की सूचना वाला जो आंसर है हमारा 1 का 154, ये हमारा सही है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा
के अंतर्गत अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जाएगी, तो 207 में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक सुभिन्न अपराध जिसका कोई व्यक्ति अभियुक्त है वो के लिए एक प्रताप का आरोप होगा जिसका विचारण पृथक रूप से किया जाएगा। प्रावधान है सीआरपीसी की धारा 218 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश किसी मामले के विचारण पूरा होने पर पारित किया जा सकता है? तो जब विचारण पूरा हो जाएगा भैया तो दोष सिद्धि करोगे पर या फिर दोष मुक्ति करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है कि किसी समन मामले में जब अभियुक्त हाजिर हुआ हो अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो तब यह आवश्यक नहीं है कि उस अपराध का उल्लेख किया जाए जिसका वह अभियुक्त है। ये सब होगा, लेकिन आप औपचारिक आरोप विरचित किए जाएं, ये मैंडेटरी नहीं है। फ्रेमिंग ऑफ सूट हो ये जरूरी नहीं है समन मामले में। नेक्स्ट है, अभिवचन के संपणन से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के किस अध्याय में दिए गए हैं? तो ये है अध्याय 21 कै में। प्ली बार्गेनिंग की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना है। अभिवाक सौदेबाजी की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि है तो प्रस्तुत किए जाने पर उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? दंड की पुष्टि कर सकता है, रद्द कर सकता है, विधि अनुसार कोई और दंड पारित कर सकता है। उपरोक्त सभी और प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? 366 से 371 तक हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसी अनियमितताएं जो किसी विचारण को दूषित नहीं करती का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है 460 और 461। अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है ना। तो 460 किसकी बात करती है? ऐसी अनियमितताओं की बात करती है जो विचारण को दूषित नहीं करती, और 461 जो कि दूषित करती हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। तो कौन कर सकता है? तो कोई भी आपराधिक न्यायालय भाई इनहेरेंट पावर का यूज कर सकता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है? कोई भी कर सकता है। सॉरी देखिए इसमें कंफ्यूजन हो गया। 482 वाला ये मैंने सिविल मामलों वाला 151 वाला आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो ये बात कर रहा है सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ केवल उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। इनहेरेंट पावर का जो यूज करेगा कौन करेगा? केवल उच्च न्यायालय द्वारा करेगा, और वो उसका क्या है? विवेकाधिकार है ना, विवेकाधिकार है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसे देखने में आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और ना ही फोकस बन पाएगा, ठीक है। आईपीसी सीआरपीसी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में एविडेंस एक्ट स्टार्ट करते हैं, और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।